नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, प्रयोग कोचिंग की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर और मैं आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, तो अपन बात कर रहे थे बच्चों, जो CHO के लिए अपन कम्युनिटी पढ़ रहे थे, उसमें कल अपन ने जो डिस्कशन किया था उसके बाद अगर अपन आगे की बात करेंगे तो अपन ने लास्ट टॉपिक जो छोड़ा था प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स, यहाँ से पहले का अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया था, है ना। तो थोड़ा सा कल अपन ने स्टडीज़ के बारे में जो डिस्कस किया ना, उसके आगे अपन बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स किसके लिए होते हैं? कोई भी ड्रग नई अगर मार्केट में आती है, फार्मा का टॉपिक भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन क्योंकि इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व है, क्योंकि जब वॉलंटियर्स पर जब आप सेफ्टी के लिए अलग अलग फेज में आप ट्रायल करते हो क्लिनिकल, तो ये कम्युनिटी का भी एक हिस्सा है और फार्मा का भी है, क्योंकि ज़्यादातर ड्रग्स या वैक्सीनेशन के लिए या कोई भी नई मेडिसिन अगर मार्केट में आ रही है तो उससे पहले उसके ट्रायल्स होते हैं। उसके बाद जब उसको अप्रूवल दिया जाता है कि हाँ ये दवाई सेफ़ है, इस दवाई के जो इफ़ेक्ट हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स की बजाय ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं नुकसान की बजाय, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस देखी जाती है उस दवाई की, और बाकी जो एग्जिस्टिंग दवाइयाँ हैं मार्केट में उनके कंपेयर में वो दवाई कैसी है, ये स्टडी भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये जो दवाई का जो पूरा ट्रायल है उसको अपन ने 2 फेज में डिवाइड किया है, या 2 फेज में अपन डिवाइड कर सकते हैं उसको, एक क्लिनिकल और एक प्री क्लिनिकल फेज। तो जो 2 फेज अगर अपन बात करें कि कौन कौन सी 2 फेज होती हैं, तो पहली तो होती है प्री क्लिनिकल और दूसरी जो होती है वो है बच्चों ओ माय गॉड, ज़्यादा बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए, है ना। तो एक तो होती है प्री क्लिनिकल और दूसरी होती है क्लिनिकल फेज, है ना। आपने नाम जरूर सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो ये बिल्कुल जनरल नॉलेज वाली बात है, इसमें कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है ये। अब जो प्री क्लिनिकल फेज है, इसका मतलब ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस यानी कि मैन वुमेन या ह्यूमंस जो अपने होमोसेपियंस हैं, ह्यूमंस के अंदर अगर ट्रायल शुरू नहीं किया है, उससे पहले जितने भी एनिमल ट्रायल्स होते हैं वो सब प्री क्लिनिकल फेज में आते हैं। तो प्री क्लिनिकल फेज में जो मेन आता है वो क्या होता है? लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि एनिमल्स के ऊपर होते हैं। तो लैब एक्सपेरिमेंट जो करते हैं ऑन एनिमल्स, जैसे आपने देखा होगा ना टीवी में या कहीं पर भी, चूहों पर, गिनी पिग पर, रैबिट पर एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, है ना। हॉलीवुड में खास करके किसी साइंटिस्ट को दिखाते हैं तो उसकी लैब रहती है जिसमें तरह तरह के एनिमल्स होते हैं जिन पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो प्री क्लिनिकल का मतलब जो ह्यूमंस पर टेस्ट करने से पहले एनिमल में टेस्टिंग की जाती है कि भाई इसके क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं, कितनी ये सेफ़ है। तो उसके बाद में जब ह्यूमंस पर स्टडीज़ का कोई कंक्लूजन, एनिमल्स पर जब कोई कंक्लूजन निकल जाता है, तब हम शुरू करते हैं क्लिनिकल फेज। तो क्लिनिकल फेज के नाम से पता चल रहा है कि ये ह्यूमंस पर ट्रायल होती है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। टोटल 5 फेज होती हैं क्लिनिकल ट्रायल की। ये फार्मा का टॉपिक है बच्चों, है ना। जो सबसे पहली है फेज 0, फिर 1, 2, 3 और 4। तो टोटल फेज हो गई 5। नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए? 5। लेकिन फेजेस की जो नंबरिंग की है कैसे? फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, बस। तो फेज 4 तक आते आते 5 फेजेस आ गई आपकी। अब इसको अपन को क्या क्या चीज़ समझनी है कि जो 0 और फर्स्ट फेज होती है वो होती है वॉलंटियर्स के अंदर, जो हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं उनमें करते हैं। हेल्दी वॉलंटियर्स का मतलब जिनको वो बीमारी नहीं है, जिसके लिए वो इलाज, जिस बीमारी की दवाई वो बना रहे हैं उस बीमारी के लिए नहीं, बल्कि जो वॉलंटियरली अपनी स्वेच्छा से उस स्टडी में शामिल होना चाहते हैं, उन पर वो हेल्दी वॉलंटियर्स पर वो ट्रायल करते हैं, है ना, कि उसको स्टडी करते हैं। तो इसका पर्पज़ क्या होता है? फेज 0 का तो पर्पज़ होता है माइक्रो डोजिंग, मतलब बहुत मिनिमल सी डोज देते हैं, है ना, डोज बहुत कम देते हैं हेल्दी वॉलंटियर्स में, और देखते हैं कि भाई क्या उसका साइड इफ़ेक्ट आ रहा है या क्या उसके इफ़ेक्ट आ रहे हैं, है ना। जो फेज 1 आ जाता है बच्चों, फेज 1 में अपन करते हैं सेफ्टी को चेक करते हैं एंड नॉन टॉक्सिसिटी प्रोफाइल को चेक करते हैं। इसका मतलब ये होता है
कि हम ये देखना चाहते हैं कि उस दवाई का कितना डोज जो है वो सेफ है, यानी कि अपन उसकी अपर लिमिट जो होती है डोज की वो हम डिसाइड करते हैं कि साहब भाई एक तो होती है रेगुलर डोज कि मान लो कोई किसी दवाई की डोज है 50 mg की, ये तो रेगुलर डोज होगी एक एडल्ट में, मान लो एडल्ट में कोई 50 mg की ड्रग देते हैं हम। एक होती है उसकी सेफ डोज, सेफ डोज का मतलब अगर उसको हम 100 mg दे दें तो वो सेफ रहेगी क्या, या 150 तक वो सेफ है, या 200 mg तक भी वो सेफ है। अपने को जो डोज इफेक्टिव या रेगुलर डोज होती है वो तो होगी 50 mg की, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि बाई चांस अगर किसी को वो 200 mg तक दे दी जाए तो क्या उसके इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्या क्या उसका नुकसान बॉडी पर होगा। तो ये क्या चेक कर रहे हैं अपन उसकी कि किस लेवल तक वो दवाई सेफ है, किस अमाउंट तक, कितनी मात्रा तक मिलीग्राम में उसकी डोज है वो सेफ है, और कितनी अपर लिमिट है जो डोज उसकी नॉन टॉक्सिक है। मतलब उस डोज से ज़्यादा अगर आप देते हो तो उस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है। समझ गए? तो इसको हम नॉन टॉक्सिसिटी प्रोफाइल या सेफ्टी प्रोफाइल भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैक्सिमम डोज किसी ड्रग की जो अपन देते हैं ना ट्रायल में, वो किस में देते हैं, फेज 1 के अंदर देते हैं। सीधा सीधा सवाल, इन पर जब सवाल आते हैं ना तो अपने को हवा ही नहीं लगती है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, कि कौन सा ट्रायल, कौन सी फेज आ गई और ये डोज की बात कहाँ से आ गई। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, 2 तरह की ट्रायल हो जाती हैं, 2 फेज होते हैं। प्री क्लिनिकल जिसमें एनिमल स्टडीज़ होती है लैब के अंदर, है ना, एनिमल एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं। उसके बाद में क्लिनिकल ट्रायल शुरू होता है। क्लिनिकल ट्रायल में 5 फेज है टोटल, 0, 1, 2, 3, 4 ये उसकी नंबरिंग है। फेज 0 में आपने कुछ नहीं किया, हेल्दी वॉलंटियर्स पर आपने डोज एक्सपेरिमेंट किया और आपने माइक्रो डोजिंग करके कम कम डोज दी और आपने देखा कि कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद आपने उसकी डोज को बढ़ा करके हेल्दी वॉलंटियर्स में आपने उसकी मैक्सिमम डोज देना चाहिए कि इससे ज़्यादा डोज देने पर उनमें टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपने उसकी सेफ्टी या नॉन टॉक्सिसिटी प्रोफाइल ड्रग की पता कर ली फेज 1 के अंदर। आपसे सवाल पूछा जाता है कि मैक्सिमम डोज ऑफ ड्रग किस फेज में दी जाती है ट्रायल के, क्लिनिकल ट्रायल के, तो फेज 1 के अंदर दी जाती है। वैसे ये सेकंड फेज है लेकिन फेज 1 बोलेंगे क्योंकि 0 से नंबरिंग शुरू हो रही है, ध्यान रखना है ना। तो आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, आपको लिखना है फेज 1, है ना। अगर ये पूछा जाए कि हेल्दी वॉलंटियर्स में बिगिनिंग वाली फेज कौन सी होती है, तो फेज 0 होती है और उसमें क्या करते हैं हम, माइक्रो डोजिंग करते हैं। फेज 2, 3, 4 ये तीनों फेज हम करते हैं बच्चों पेशेंट्स के अंदर, यानी कि जिस बीमारी की हम दवाई बना रहे हैं या जिस बीमारी का हम वैक्सीन बना रहे हैं उसका हम अब क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं डायरेक्ट पेशेंट्स के अंदर, कि जो पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज में यूनिट स्टडी की क्या होती है, पेशेंट आते हैं। 0 और फर्स्ट फेज में यूनिट ऑफ स्टडी क्या थी, हेल्दी वॉलंटियर्स थे, ठीक है। अब क्यों कर रहे हैं फेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सेकंड में हम देखना चाहते हैं बच्चों उसकी इफेक्टिवनेस, क्योंकि अब हमने पहली बार किस पर ट्रायल किया है, मरीज पर। तो मरीज पर ही तो अपन चेक करेंगे कि साहब उसकी कितनी असरकारक है दवाई, उसका दवाई का इफेक्ट कितना अच्छा है या कितना इफेक्ट आ रहा है। तो फेज 2 जो है वो पेशेंट्स पर पहला स्टेप है, पेशेंट पर जो क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस देखते हैं। तो ये सवाल भी आपसे पूछते हैं कि इफेक्टिवनेस को कौन सी फेज में चेक किया जाता है, सेकेंड फेज में इफेक्टिवनेस, क्योंकि इफेक्टिवनेस मरीज में ही पता चलेगी। और मरीज में पहली बार एक्सपोजर ड्रग का कौन सी फेज में हो रहा है, फेज सेकंड में, फेज सेकंड, है ना। ये जो नंबर सेकंड है ना, सेकंड है ना। और उसके बाद जो फेज थर्ड आती है उसमें हम इसको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं। मतलब ये कंपेरेटिव स्टडी हो गई कि ये दवाई और जो पहले से दवाई चल रही है उनके मुकाबले कितनी सेफ है, उसके मुकाबले कितना इसका प्राइस कम है या ज़्यादा है, या इसका सेफ्टी मार्जिन उससे ज़्यादा है कि कम है, या इसकी इफेक्टिवनेस ऑलरेडी जो चल रही हैं दवाइयाँ उनके कंपैरिजन में कम है कि ज़्यादा। ये सब स्टडी हम किस में कर रहे हैं, फेज़ 3 में।
अब सवाल ये भी बनता है कि कोई भी ड्रग अगर मार्केट में लॉन्च करनी है ना, तो फेज़ 3 कंप्लीट होने के बाद, यानी कि फेज़ 3 के बाद ड्रग को मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। अच्छा, मेरी फ़ोटो आ रही होगी, कोई बात नहीं, जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज़ 3। फेज़ 4 क्या है बच्चों? लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है। ये स्टडी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है ना। कोई भी आपने स्टडी ग्रुप बना लिया जो लंबे समय तक उस दवाई को यूज़ कर रहा है, तो उसमें कभी भी कोई सिम्टम्स आते हैं तो वो आपको रिपोर्ट करता है और आप उसको फिर आगे रिपोर्ट करते हो। मतलब ये स्टडी ऐसी है फेज़ 4 की जो सबसे लंबे समय तक चलती है, सबसे ज़्यादा समय तक चलती है। मैक्सिमम लेंथ जो है स्टडी की या ड्यूरेशन जो है वो मैक्सिमम कौन सी फेज़ में होता है? फेज़ 4 के अंदर। तो दो तरह की आपने ट्रायल देखी, प्री क्लिनिकल जिसमें एनिमल स्टडीज़ थी, लैब में कर रहे थे आप। क्लिनिकल में आपको टोटल 5 फेज हैं जिनकी नंबरिंग कहाँ से? 0, 1, 2, 3 एंड 4। 1 और 0 फेज जो थी, 0 और 1, ये दोनों अपन ने हेल्दी वॉलंटियर्स के अंदर किया था। इसमें पेशेंट को हमने अभी दवाई दे करके चेक नहीं किया। हेल्दी वॉलंटियर में 0 और 1 में हमने क्या किया? फेज 0 में तो हमने माइक्रो डोजिंग दे करके देखी ताकि उसका इफेक्ट देखें कि सब कुछ इफेक्ट आता है तो क्या आता है। माइक्रो डोजिंग सेफ डोज देते हैं, मतलब जो आपको लैब जब आपने एनिमल में टेस्टिंग किया था, और हो सकता है मान लो एनिमल में टेस्टिंग में आपने 100 mg तक डोज दे के देखी कि 100 mg से ज़्यादा देने पर वो टॉक्सिक होती है, तो अपन फेज़ 0 में 100 mg नहीं दे करके 25 mg दे करके देखेंगे उसमें, है ना। कि ऐसा तो नहीं है कि एनिमल में 100 mg हो लेकिन एनिमल्स में एनिमल्स में 100 mg और मैन के अंदर, ह्यूमंस के अंदर 25 mg टॉक्सिक हो जाए। तो यहाँ हम करते हैं माइक्रो डोजिंग फेज़ 0 में। 0 के बाद में आती है फेज़ 1 जिसमें हम उस ड्रग की सेफ्टी या नॉन टॉक्सिसिटी प्रोफाइल को चेक करते हैं कि अब 25 मिलीग्राम तो आपने दे दी थी, कुछ नहीं हुआ था, अब आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं 50, 75, 100, 125 कर दी। अगर उसमें सिम्टम्स आ गए तो आप कहोगे कि साहब 100 मिलीग्राम तक सेफ है। तो ये वॉलंटियर्स के अंदर किया था क्योंकि केवल उसकी टॉक्सिसिटी देख रहे थे, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, टॉक्सिसिटी क्या होती है, बस। इफेक्ट तो अपन किस में चेक करेंगे? मरीज के अंदर। तो अभी तक मरीज में तो शुरू किया ही नहीं, है ना। मरीज में शुरू कर रहे हैं अपन फेज 2, 3 और 4 के अंदर। तो सेकंड में आप इसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं, 3rd के अंदर इसकी पुरानी जो ऑलरेडी चल रही है उस दवाई से कंपेयर करते हैं, और फेज 4 में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट चेक करते हैं जो कि सबसे लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है बच्चों, तो इनमें से जो सीधे सीधे सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो फेज 3 जो होता है ना, जिसमें हमने कंपैरिजन किया है, ये कंपैरिजन कौन से मेथड से किया जाता है अगर ये पूछ लिया जाए तो इसका जवाब आपको बहुत ही सिंपल सा देना है कि इसका जवाब होगा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। RCT का मतलब रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। RCT में क्या होता है बच्चों कि रैंडमाइजेशन यूज़ करते हैं। रैंडमाइजेशन का मतलब होता है कि जो ऑब्जर्वर है, जो स्टडी करने वाला है, और जो सब्जेक्ट है, उन दोनों को नहीं पता रहता कि किस ग्रुप में वो है, कि कंट्रोल ग्रुप में है या स्टडी ग्रुप में है। इसका बेनिफिट क्या होता है? इससे स्टडी के अंदर बायस होने की संभावना कम से कम रहती है। मतलब जो ऑब्जर्वर है उसको पता नहीं है कि इसमें जो दवाई दी गई है वो दवाई है जिसको आप स्टडी कर रहे हो, या जो ये वो दवाई है जिसमें आप इसको दूसरी ड्रग से कंपेयर कर रहे हो। इससे क्या होगा कि जो एक्चुअल फाइंडिंग है वही वो लिखेगा कि मुझे नहीं पता ये दवाई थी या ये पुरानी दवाई है या नई वाली जो दवाई है जो ट्रायल पे चल रही है। तो उसकी जो भी फाइंडिंग होंगी वो आप वो ईमानदारी से लिख देगा क्योंकि उसको पता नहीं है। अगर उसको पहले से पता चल जाए कि ये ड्रग है जिसकी ट्रायल चल रही, नई वाली ड्रग है, तो हो सकता है वो बायस होकर के उसके रिजल्ट्स को वो मैनिपुलेट कर सके। इसलिए सीधा सीधा सवाल पहले पूछा जा चुका है कि फेज 3 जो कि अपन पेशेंट्स के अंदर कर रहे हैं, जो कि कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरी ड्रग से,
वो कौन सी मेथड से कर रहे हैं? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसको हम RCT बोलते हैं। मेरी लाइन हमेशा टेढ़ी जाती है भाई, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से। मैं इस लाइन को सीधी कर रहा हूँ, ये लो। तो कौन सी मेथड से किया अपन ने? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, यानी कि RCT। मैं लाइन खींच के मारूंगा, ये रही, है ना। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन था बच्चों, फेज 3 इसका आंसर था ये RCT। न्यू ड्रग इज लॉन्च्ड इन मार्केट आफ्टर फेज 3, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। इस क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल को अगर आप देखना चाहो ना, तो कोरोना वैक्सीन के साथ जोड़ के देख सकते हो। जैसी दुनिया में कोरोना ने हाहाकार मचाया कि साहब कोरोना फैल गया, कोरोना फैल रहा है, वैक्सीन चल रही, वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन बनाओ इसकी, तो अलग अलग देश, दुनिया के सारे देश, सारी कंट्री अपने अपने लेवल पर कोशिश करने में लग गई। फिर कुछ महीनों बाद, 4-5 महीनों बाद कुछ खबरें आने लगी कि फलानी कंट्री ने इसकी फेज 3 में आ चुकी है, या इसकी फेज 2 में इसने इफेक्टिवनेस को चेक कर लिया है, या क्लिनिकल ट्रायल की इस फेज में आ गई है। तो फेज 3 अगर किसी भी कंपनी का या किसी कंट्री में पूरा हो जाता है, उसके रिपोर्ट्स, उसके रिजल्ट आ जाते हैं, तो उस वैक्सीन को, यानी कि कोरोना के वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। तो अभी तक अगर मार्केट में कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, इसका मतलब किसी भी कंपनी ने अभी तक फेज 3 ट्रायल वो पूरा नहीं किया है। चल रहा होगा, बहुत से कंपनियां दावा कर रही हैं कि हम ट्रायल की फेज 3 में हैं, लेकिन फेज 3 कंप्लीट नहीं हुआ है। फेज 3 कंप्लीट होने के बाद उसको लॉन्च कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ट्रायल इज फेज 4, आपको बता चुका हूं, ड्यूरेशन सबसे लंबा होता है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कौन से फेज में की जाती है? वो भी फेज 4 में, क्योंकि मार्केटिंग तो मार्केट में आने के बाद ही शुरू होगी। तो फेज 3 के बाद तो वो मार्केट में आई है, तो जाहिर सी बात है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस है वो फेज 4 में होती है। मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, MTD बोलते हैं इसको, मैंने यहाँ लिखा ना मैक्सिमम डोज, इसको MTD बोल सकते हैं, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज ऑफ ड्रग किसमें दी जाती है? फेज 1 में। इसका मतलब इस MTD से 1 मिलीग्राम भी ज़्यादा अगर आपने दिया, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये हुआ था बच्चों आपका ट्रायल, चाहे वो किसी नई ड्रग के लिए हो, चाहे वो किसी वैक्सीन के लिए हो, और चाहे हम आज की तारीख में कोरोना वैक्सीन के बारे में बात कर लें। 2 तरह से ट्रायल पूरा होता है, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल में एनिमल टेस्टिंग लैब में करते हैं, क्लिनिकल जो है वो ह्यूमंस में करते हैं। लेकिन ह्यूमंस में 2 तरह के ह्यूमंस, पहले तो वॉलंटियर जो कि हेल्दी हैं, अदरवाइज उनको वो बीमारी नहीं है, और दूसरा ग्रुप होता है जिसमें वो पेशेंट्स को लेते हैं। तो जो वॉलंटियर हैं उनमें 0 फेज और फर्स्ट फेज होती है। 0 फेज में हम केवल माइक्रो डोजिंग देते हैं, बहुत कम डोज दे करके देखते हैं। फेज 1 में हम डोज को बढ़ाते बढ़ाते उसकी मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज या उसकी टॉक्सिक डोज बता देते हैं कि भैया इतने से ज़्यादा ह्यूमंस में अगर दोगे तो ये टॉक्सिक हो जाएगी, टॉक्सिसिटी करेगी। तो 0 और 1 के अंदर हेल्दी वॉलंटियर्स, ह्यूमन वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो 3 आती हैं, उन तीनों में हम पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल लेते हैं। सबसे पहले उसकी इफेक्टिवनेस देखेंगे कि सब इफेक्टिव है भी कि नहीं है। सेकंड फेज में, फेज 3 में हम उसको कंपेयर करते हैं एग्जिस्टिंग ड्रग से, जो दूसरी ड्रग अभी तक अवेलेबल थी उनके कंपैरिजन में ये कैसी है, ये किया जाता है बच्चों रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के जरिए, RCT। आप लोग पोस्ट बेसिक में जब थीसिस वगैरह करते हो तो ये सब पढ़ते होंगे कि सब डबल ब्लाइंड क्या होता है, सैंपल सर्वे कैसे कैसे लेते हैं, RCT क्या होती है ना। तो RCT से ही अपन ज़्यादातर स्टडीज़ करते हैं। थीसिस में भी अगर केसेस करते हैं, जैसे MD के दौरान हम लोग करते थे तो RCT वाले मेथड से ही करते थे, ठीक है। तो ये फेज़ 3 में होता है। फेज़ 3 कंप्लीट होने के बाद दवाई मार्केट में लॉन्च की जा सकती है, अगर वो सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है और पुरानी वाली दवाइयों से थोड़ी बेटर है तो उसको आप लॉन्च कर सकते हो। फेज़ 4 है वो लॉन्गेस्ट फेज है। पोस्ट सर्विलेंस या पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जो होता है वो फेज़ 4 में होता है। ये जो टर्म दिए ना, ये सब बच्चों सीधे सीधे सवाल हैं, इसी नाम से पूछे जा चुके हैं, कभी इस नाम से कभी इस नाम से। चलिए, तो ये हमने समझा
कि ट्रायल्स जो होती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, वो कैसे कैसे होती हैं। मैं चाह रहा हूँ एक वीडियो इसके बाद में दूसरा बना लेते हैं, ताकि छोटे छोटे वीडियोस भी आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। बच्चों के फीडबैक है कि सर लंबे में कई बार बीच में हम बोर हो जाते हैं। बोर होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है कि ये जो आपके सब्जेक्ट है ना, कम्युनिटी, इसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। चलो मैं थोड़ी सी डेफिनेशन और है, 4-5 डेफिनेशन है, वो मैं एक साथ आपको समझा देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है और वो बड़ी मज़ेदार है, समझने लायक चीज़ें हैं। सिर्फ डेफिनेशन का मीनिंग समझना है और आपका आंसर उसी से हो जाएगा, क्योंकि उस पर पूछते ही डेफिनेशन है। देखो एक एक करके समझना है बच्चों, और इसी सीक्वेंस में समझना है कि सबसे पहले इन्फेक्टिविटी, उसके बाद में पैथोजेनेसिटी, उसके बाद में विरुलेंस, देन केस फैटेलिटी और लास्ट में कम्युनिकेबिलिटी। इनमें से कम्युनिकेबिलिटी को एक बार अभी हटा रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ मतलब मैं इसको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा इन चारों की, इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनेसिटी, विरुलेंस और केस फैटेलिटी। मैं आपको इससे पहले कि डेफिनेशन बताऊं या फॉर्मूला बताऊं, आप अपने दिमाग में थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। देखो कि इन्फेक्टिविटी का मीनिंग आपको क्या लगता है, आप रटने की बजाय केवल एक टर्म को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो। इन्फेक्टिविटी मतलब एक ऐसी पावर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कि वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। भाई मान लो कोरोना वायरस की बात करो, सबसे अच्छा एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल, हर चीज़ उससे समझ में आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ कोरोना में इतनी ख़राब चीज़ें, एक चीज़ अच्छी है कि आपकी तैयारी को वो बहुत ज़्यादा अच्छी बना रहा है, क्योंकि अब आप इन चीज़ों को बहुत मतलब लाइटली नहीं ले रहे हो, आप बहुत इनको वेटेज दे रहे हो, है ना। अभी जिपमर की स्किल टेस्ट में भी मैंने बच्चों को बोला कि पीपी किट के बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, कोरोना के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट या हॉट टॉपिक होते हैं तो वो आपको ज़रूर आने चाहिए। देखो इन्फेक्टिविटी की बात करूं अगर, तो सिंपल या सरल शब्दों में आपको समझाऊं, इन्फेक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी, क्षमता उसकी, कि सब कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये कैसे देख सकते हैं हम, ये ऐसे देख सकते हैं कि जितने लोगों को एक्सपोज किया गया किसी भी वायरस या बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, उनमें से कितने लोग इन्फेक्टेड हो गए, उससे हम उसकी इन्फेक्टिविटी का पता लगाते हैं। तो डेफिनेशन के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ा, तो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड मतलब जितने इन्फेक्ट हो गए डिवाइडेड बाई नंबर एक्सपोज्ड, यानी कि जितनों को एक्सपोजर दिया गया था। मतलब 100 लोगों को आपने एक्सपोज किया किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनमें से 65 को अगर इन्फेक्शन हो गया, अभी डिजीज़ का नाम नहीं लिया है, इन्फेक्शन और डिजीज़ में तो फ़र्क मालूम है ना। इन्फेक्शन का मतलब है बच्चों कि मेरे अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मेरी बॉडी में पाया जाता है तो आई एम इन्फेक्टेड, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और दिया था कि इंडिया की 40% जनता पॉपुलेशन जो है, यानी कि 5 में से 2 लोग हैं, उनके शरीर में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पहुंच चुका है, क्योंकि पैदा ही एनवायरनमेंट में हो रहे हैं जिसमें आस पड़ोस में घर में कोई ना कोई मेंबर ऑलरेडी टीबी से इन्फेक्टेड है, तो वो क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है तो वो आपकी बॉडी में भी वो बैक्टीरिया पहुंचेगा। लेकिन इन्फेक्टेड होने का मतलब डिजीज होना नहीं होता। डिजीज होने का मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर उस बीमारी के सिम्टम्स आने चाहिए। जैसे कोरोना का ही एग्जांपल दूंगा, कोई मरीज मान लो हॉस्पिटल में एमआई के वजह से हॉस्पिटल में आता है, और आज की डेट में क्या है कि आप किसी भी कारण से अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, अगर आप आईपीडी में भर्ती हो रहे हो, यानी कि आप हॉस्पिटल में रुक रहे हो, तो आपको कोरोना का टेस्ट कराना मैंडेटरी है। तो आपने मान लो उस मरीज का कोरोना का टेस्ट कराया और वो कोरोना पॉजिटिव निकला, मतलब पीसीआर उसका पॉजिटिव आया, आरटी-पीसीआर, तो इसका मतलब क्या है, उस मरीज को कोरोना के सिम्टम्स नहीं थे, उसको तो हार्ट अटैक आया था, लेकिन जब जांच की तो हमने उसमें कोविड को पॉजिटिव पाया, आरटी-पीसीआर पॉजिटिव था। इसका मतलब वो बंदा इन्फेक्टेड है कोविड से, लेकिन उसको डिजीज़ नहीं है, क्योंकि कोविड का कोई सिम्टम नहीं है। रूम एयर पर 100% सैचुरेशन आ रहा है,
कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है उसको, किसी तरह का और कोई सिम्टम, फीवर या कोई भी जो इसके क्लासिकल सिम्टम्स या साइन माने जाते हैं कोविड-19 के, वो प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर। इसका मतलब वो इन्फेक्टेड है। तो समझ में आ गया अंतर, इन्फेक्टेड और डिजीज़ का अंतर। इन्फेक्टेड का मतलब जिनको इन्फेक्शन है, जिनके शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया गया है। कोई ना कोई टेस्ट किया होगा, कोविड में RT-PCR करते हैं, बाकी अलग अलग में अलग अलग टेस्ट करते हैं। तो एक्सपोज्ड का मतलब कि जो कांटेक्ट में आए या जिनको एक्सपोजर दिया गया, जैसे ऐसा कह सकते हैं कि जैसे किसी फैमिली में अगर एक बंदे को कोविड पॉजिटिव निकलता है, जांच कराने पर सिम्टम्स थे उसको, तो बाकी पूरी फैमिली एक्सपोज्ड हो गई, क्योंकि सब घर में खा पी रहे थे, साथ में बात कर रहे थे, सो रहे थे। तो वो एक्सपोज्ड, मान लो वो एक फैमिली में उसमें 7-8 मेंबर थे, 8 मेंबर थे, किसी एक को वो पॉजिटिव आया कोरोना, तो बाकी सबके भी टेस्ट करा जाएंगे, क्योंकि क्लोज कांटेक्ट की हिस्ट्री होगी, यानी कि एक्सपोज्ड हो गए हैं वो, क्योंकि उन्होंने प्रिकॉशन नहीं लिए थे। अगर वो सस्पेक्टेड होता या पहले से मास्क लगा के रह रहे होते तो वो एक्सपोज्ड में नहीं माना जाता, क्योंकि उन्होंने प्रिकॉशन ले रखे थे। लेकिन अब वो एक्सपोज्ड है, तो उस एक्सपोज में से उन सबका टेस्ट कराने पर कितने लोग इन्फेक्टेड पाए जाते हैं, उससे हम उस बीमारी की इन्फेक्टिविटी का पता लगा सकते हैं। यानी कि इन्फेक्टिविटी का मतलब इन्फेक्टेड मतलब जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है पॉजिटिव अपॉन टोटल एक्सपोज्ड। आगे बात समझ में? तो नंबर ऑफ एक्सपोज मान लो 100 हैं, तो उनमें से जितने ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे, जितने ज़्यादा टेस्ट पॉजिटिव होंगे, उतनी ज़्यादा उस बीमारी की इन्फेक्टिविटी होती है। तो इन्फेक्टिविटी का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि इन्फेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपोज्ड। ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, ये डेफिनेशन है पैथोजेनेसिटी। अब पैथोजन का मतलब, पैथोजेनेसिटी, आपको पैथोजेनेसिस आपने नाम सुना होगा, पैथोजन आपने नाम सुना होगा। पैथोजन होता है जो बीमारी करता है, पैथोजन है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है वो पैथोजन ही हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे भी होते हैं है ना, जो बॉडी के लिए अच्छा काम करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो बीमारी करते हैं। तो जो बीमारी करने वाले हैं वो पैथोजन। पैथोजेनेसिटी का मतलब उनकी बीमारी करने की कैपेसिटी। तो बीमारी करने की कैपेसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम किन की बात कर रहे हैं? उनकी बात कर रहे हैं जो उस पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड हैं, उनके अंदर कितने परसेंटेज या कितने लोगों में डिजीज के सिम्टम्स आ रहे हैं या डिजीज हो रही है। तो पैथोजेनेसिटी का मतलब जो इन्फेक्टेड हैं, अब एक्सपोज्ड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तो हम एक स्पेसिफिक डिजीज की या बैक्टीरिया की या वायरस की बात कर रहे हैं कि सब कोरोना वायरस की पैथोजेनेसिटी कितनी ज़्यादा है। मतलब अगर 100 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आता है, तो उनमें से डिजीज कितने को होती है, मतलब कितनों में साइन एंड सिम्टम्स उसके आते हैं, वो उसकी पैथोजेनेसिटी होगी। इन्फेक्टिविटी क्या थी कि जितने एक्सपोज्ड थे, मान लो 1000 लोग एक्सपोज हुए, 1000 लोगों को एक्सपोजर हुआ कोरोना का, और उनमें से 250 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया। मरीज नहीं बोलो अभी उनको, तो 250 1000 में से पॉजिटिव आ गए। जो 1000 टोटल पॉपुलेशन नहीं है, 1000 वो पॉपुलेशन जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, या वो पॉपुलेशन जो एक्सपोज्ड हुई है। आगे बात समझ में? तो जितने एक्सपोज थे उनमें से कितनों में वो वायरस पहुंच गया, पॉजिटिव आ रहा है, डिटेक्ट हो रहा है, वो तो उसकी इन्फेक्टिविटी है। अब ये जो 250 आ गए हैं ना इन्फेक्टिविटी, उन 250 में से मान लो 100 लोगों को अगर सिम्टम्स आते हैं, तो इसकी पैथोजेनेसिटी क्या होगी? 100/250, क्योंकि 250 इन्फेक्टेड थे। अब हम 1000 की बात नहीं कर रहे हैं जो एक्सपोज्ड हुए थे, क्योंकि 1000 एक्सपोज्ड में से तो केवल 250 में ही पॉजिटिव पाया गया है, बाकी में नहीं आया। इम्यूनिटी ने ख़त्म कर दिया होगा, हो सकता है, या उसकी इन्फेक्टिविटी कम ही है। अगर वो 100 में होता है तो उनमें से 20 में ही जाता है। तो इन्फेक्टिविटी मतलब जितने एक्सपोज हुए थे उसमें से कितने में पॉजिटिव आया। 1000 में से अगर 250 आया, तो वो 250 क्या हो गए? उसकी इन्फेक्टिविटी हो गई, है ना, 250/1000। अब जो 250 पॉजिटिव थे, उनमें से 100 में वो बीमारी के लक्षण आ रहे हैं,
तो 100/250 यानी कि नंबर ऑफ डिजीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इन्फेक्टेड। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों विरुलेंस की। विरुलेंस वायरुलेंस भी बोलते हैं बच्चे, विरुलेंस भी बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला टर्म है। विरुलेंस का मतलब होता है उसकी घातकता, कि उसकी बीमारी की गंभीरता। तो डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि विरुलेंस की जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ सीरियस कंडीशन, मतलब 1000 एक्सपोजर हुए थे, उनमें से 250 में पॉजिटिव आया, उन 250 में से 100 को डिजीज हुई थी, यानी कि 100 में बीमारी के लक्षण आ गए। अब उन 100 में से 25 या 30 मरीज ऐसे हैं जिनको गंभीर बीमारी है, यानी कि जिनको रेस्पिरेटरी, जैसे कोरोना की बात करो तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, सैचुरेशन फॉल हो रहा है, टैकिपनिया हो रहा है, बाईपेप की ज़रूरत पड़ रही है, हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, वेंचुरी मास्क की ज़रूरत पड़ रही है, या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। ये जितने भी नाम लिए ना ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस, ये सब फंडामेंटल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं जब बच्चों को जब पढ़ाता हूँ ना तो मैं इन चीज़ों को बार बार आने देता हूँ, क्योंकि मैं चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ या टॉपिक कुछ भी चल रहा होगा, उसमें अगर कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या काम की है तो मेरी कोशिश रहती है वही मैं रिवाइज़ करा दूँ। अभी मैं ये एयरवे डिवाइसेस नहीं कराऊंगा क्योंकि CHO के लिए ये मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विरुलेंस अब आप यूँ समझो कि उसकी घातकता, घातक। सन्नी देओल की जो फिल्म आई थी उसका अगर आप साइंटिफिक नाम देना चाहोगे तो उसका नाम होगा वायरुलेंट या विरुलेंट, क्योंकि विरुलेंट है इसका मतलब घातक है। जितना ज़्यादा विरुलेंट उतना ज़्यादा घातक, लेस विरुलेंट उतना कम घातक, और विरुलेंट घातक का मतलब गंभीर ज़्यादा, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें बीमारी बहुत गंभीर हो जाती है, सीरियसनेस, और इतनी गंभीर हो सकती है कि वो मॉर्टेलिटी भी कर सकती है। तो मैं जो बस एग्जांपल आपको दे रहा था ना, उसके अगर हिसाब से मैं देखूं तो नंबर ऑफ एक्सपोज्ड मान लो 1000 थे, इनमें से 250 इन्फेक्ट हुए, उनमें से 100 को बीमारी हुई और इन्फेक्टेड थे 250। अब उन 100 में से ये 100 तो हो गए डिजीज्ड, ये वाले नंबर ऑफ डिजीज, उनमें से 30 को सीरियस कंडीशन है, अभी मॉर्टेलिटी नहीं है, और उस 30 में से 5 लोगों की डेथ हो जाती है। तो 5/100 नंबर ऑफ केसेस का मतलब इन्फेक्टेड बच्चों, है ना। तो इसको मिटा के आप कर दोगे 250, क्योंकि टोटल डिजीज्ड जो तो थे ना, जो डिजीज्ड है ना, डिजीज्ड जितने थे टोटल वो 100 कर दो भाई। मैंने पहले 100 ही लिखा था ना, मुझे तो याद है 100 ही लिखा, मतलब डिजीज्ड, टोटल डिजीज्ड, और ऊपर की तरफ आएगा टोटल डेथ। डिजीज का मतलब जिसमें बैक्टीरिया भी है, या वायरस, जो भी पैथोजन है वो भी है, साथ में साइन और सिम्टम्स भी उसके आ रहे हैं। तो अब जो केस फैटेलिटी और विरुलेंस का जो फर्क है वो आप समझ लो कि विरुलेंस का मतलब तो हो रहा है कि सीरियस कंडीशन एंड मॉर्टेलिटी, मतलब डेथ प्लस सीरियस कंडीशन। अब सीरियस कंडीशन अलग अलग बीमारी के लिए उसकी डेफिनेशन होती है कि साहब इस बीमारी में अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो हम उसको सीरियस बोलें। जैसे MI के अंदर अगर MI की वजह से शॉक हो जाता है, हाइपोटेंशन होने लग जाता है, तो हम उसको गंभीर बोलेंगे। या MI की वजह से हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आते हैं तो वो गंभीर है, या MI की वजह से हार्ट ब्लॉक के अगर सिम्टम्स आते हैं तो वो गंभीरता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। कोरोना के मरीज में अगर बाईपेप की, वेंटिलेटर की, हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत अगर पड़ने लग जाती है तो हम मानते हैं कि ये गंभीर है। अब वेंटिलेटर पर मान लो 10 मरीज आए हैं, 10 में से 2 या 3 एक्सपायर अगर हो जाते हैं तो गंभीर तो 10 थे जिनको बाईपेप की, प्रोनिंग की और बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, लेकिन उनमें से केवल 3 की डेथ हुई है। तो केस फैटेलिटी केवल और केवल मॉर्टेलिटी की बात करती है, विरुलेंस जो है वो सीरियसनेस की या सीरियस कंडीशन एंड मॉर्टेलिटी की बात करती है। कि साहब
सीरियस कंडीशन हो गई है, उनमें से कुछ मॉर्टेलिटीज भी होंगी। तो विरुलेंस, मॉर्टेलिटी प्लस सीरियस कंडीशन, और केस फैटेलिटी में केवल और केवल नंबर ऑफ डेथ यानी कि मॉर्टेलिटी की बात करते हैं। एक सवाल का मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी जिसमें ये पूछा था कि विरुलेंस को मेजर कैसे किया जा सकता है, तो उसका आंसर गया था केस फैटेलिटी, क्योंकि उसमें विरुलेंस के लिए कोई डेफिनेशन ऑप्शन में नहीं दे रखी थी। जो ऑप्शन में दे रखी थी उसमें इन्फेक्टिविटी और पैथोजेनिसिटी, फिर केस फैटेलिटी रेट और कम्युनिकेबिलिटी, तो उसके हिसाब से तो बेस्ट आंसर था वो केस फैटेलिटी था, क्योंकि केस फैटेलिटी में केवल सीरियस मरीज होंगे, वही फैटेलिटी होगी, उनकी मॉर्टेलिटी आएगी। तो अगर केस फैटेलिटी किसी बीमारी की ज़्यादा है तो उसकी विरुलेंस 100% ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा विरुलेंस होगी तभी सीरियस कंडीशन होगी, और सीरियस कंडीशन के बाद में ही डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये 4 डेफिनेशन है, और चारों डेफिनेशन में गंभीरता जो है वो बढ़ती जा रही है। इन्फेक्टिविटी का मतलब इन्फेक्ट कितने हो रहे हैं, जो एक्सपोज हो रहे थे उनमें से। मैंने एग्जांपल लिया था 1000 का, 1000 एक्सपोज में से 250 को इन्फेक्शन हो गया। पैथोजेनिसिटी का मतलब उन 250 में से कितनों को डिजीज है, तो 100 को मान लो बीमारी हो गई। विरुलेंस का मतलब उन 100 में से 30 जो थे वो बहुत गंभीर बीमार थे, आईसीयू में भर्ती कराना पड़ेगा, सिंपल। केस फैटेलिटी का मतलब कि उन 100 में से कितने की डेथ हो गई है, वो डेथ कितनी थी, मान लो 5 लोगों की डेथ अगर हो जाती है तो 5/100 उसकी केस फैटेलिटी रेट आती है। एक एक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। एक डेफिनेशन और है लास्ट, जो है कम्युनिकेबिलिटी, है ना। कम्युनिकेबिलिटी का मतलब होता है, एबिलिटी आ रही है ना, ये रही, तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ डिजीज टू स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टिव टू ससेप्टिबल होस्ट, यानी कि जो इन्फेक्टेड है उससे उसके कांटेक्ट में जितने भी ससेप्टिबल होस्ट आ रहे हैं उनमें स्प्रेड होने की, फैलने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, दैट इज कम्युनिकेबिलिटी। कम्युनिकेबिलिटी 2 डेफिनेशन हो रहे हैं, वो भी समझ लो, क्योंकि डेफिनेशन एक बार आपने समझ ली ना तो आपको बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अभी तक अपन ने पढ़ी उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है। आपको अगर लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और पूछना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मैंने तो बहुत बार पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, तो मुझे अब कोई डाउट नहीं है। आपको अगर लगता है कि सर मेरे को ये और ये तो एक जैसे लग रहे हैं, यू कैन आस्क, तो मैं आपको जहाँ डाउट है उसको क्लियर कर दूँगा। क्योंकि देखो, डाउट्स तो इंडिविजुअली किसी के डाउट किसी चीज़ में हो सकते हैं, किसी को किसी चीज़ में हो सकते हैं। ऑफलाइन का एक बेनिफिट ये भी है कि आपसे तुरंत पूछा जा सकता है कि भैया आया समझ में, नहीं आया तो बताओ कहाँ अटक रहे हो, जल्दी ऑफलाइन शुरू हो जाएगी। जूनोसिस, बस ये 2-3 डेफिनेशन है मज़ेदार, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई बोरिंग नहीं है। जूनोसिस का मतलब होता है कोई भी इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ जो कि नेचुरल कंडीशन में, ये इंपॉर्टेंट है, बस जो इंपॉर्टेंट है उस पर ही सवाल बनते हैं, या वही आपका क्वेश्चन का आंसर होता है बहुत बार, है ना। नेचुरल कंडीशन फ्रॉम वर्टिब्रेट टू एनिमल, या वर्टिब्रेट ऑब्लिक एनिमल टू मैन, मतलब या वर्टिब्रेट से या नॉन वर्टिब्रेट एनिमल से मैन के अंदर अगर कोई इन्फेक्टिव डिजीज, इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है, उसको हम जूनोसिस बोलते हैं। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, जू देखने गए होंगे बचपन में, या पढ़ा होगा, सुना होगा। तो एनिमल, जू में कौन रहते हैं बच्चों, एनिमल। और एंथ्रो जो शब्द है ना, एंथ्रो, वो इस्तेमाल होता है ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए। तो जूनोसिस में क्या हो रहा है कि एनिमल से, आप चिड़ियाघर गए, चिड़ियाघर में कौन होते हैं, जानवर, और आप जू गए थे, और आपको अगर कोई बीमारी हो रही है वर्टिब्रेट से या एनिमल से, मैन में अगर आ रही है, मैन का मतलब होता है ह्यूमंस, मैन काइंड, मानवता, मानव, इंसान। इंसान का मतलब आदमी, औरत, पुरुष, महिला, बच्चे, बच्ची, दोनों, समझ गए। तो वर्टिब्रेट से या एनिमल से मैन के अंदर आती है तो जूनोसिस होती है। अब जूनोसिस को डायरेक्शन के आधार पर, है ना, कि भैया ये तो मान लो एनिमल है, एनिमल कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, इसका मुंह हो गया और इसका पेट हो गया, ये इसकी पूंछ हो जाएगी, और ये इसके 4 पैर हो गए। देखने में आपको कीड़ा जैसा लग सकता है,
लेकिन मेरी ड्राइंग आप जानते हैं बहुत अच्छी है। तो ये वर्टिब्रेट्स है, ये कीड़ा है और ये कोई आदमी है, ठीक है। तो आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी ड्राइंग अच्छी हो गई है। ये एनिमल है वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। अब जो जूनोसिस है उसको 2 या 3 तरह की इन्होंने नाम दिए हैं, तो तीनों के पहले तो आप नाम सुनो, फिर उसका मीनिंग बताता हूँ मैं आपको। एंथ्रोपोजूनोसिस, जू एंथ्रोपोनोसिस और एम्फीजीनोसिस। तो सबसे पहले तो इस एम्फी वाले को निपटा दो, क्योंकि एम्फी का मतलब होता है बोथ। जैसे एम्फीबियंस होते थे जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग, मेढक, तो एम्फीबियन बोलते हैं उसको। एम्फी मतलब बीच का कह सकते हो, या दोनों में, है ना, जो दोनों में ही मैनेज कर सकता है, एम्फी। तो एम्फीजीनोसिस का डेफिनेशन सबसे सिंपल है, इस पे क्वेश्चन आए कभी गलत मत करना। इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड इन आइदर डायरेक्शन, आइदर का मतलब हो गया बोथ डायरेक्शन। इसका मतलब ये, इसमें डायरेक्शन का निशान कैसे लगेगा, ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या होता है कि इधर भी जा सकता है इन्फेक्शन जो है, एनिमल से मैन में भी जा सकता है, और इन्फेक्शन मैन से एनिमल को भी हो सकता है। आदमी भी एनिमल को इन्फेक्शन या बीमारी दे सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ये क्रूजाई, ये जो बीमारी करता है उसको बोलते हैं चागास डिजीज, चागास। इसी पर सवाल पूछते हैं कि साहब चागास डिजीज का कॉजेटिव एजेंट इनमें से कौन सा होता है, तो आप आंसर कर देना ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, क्रूजाई या T.क्रूजी। अब चागास डिजीज को आपको याद रखना है तो प्रयोग वाली स्टाइल में याद रख सकते हो। प्रयोग की स्टाइल क्या है, याद रखना है तो आपको इसको कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से याद रखना होगा ताकि आप लंबे समय तक याद रखें। मुझे ये पिछले 18 साल से है लगभग याद, जब पढ़ी थी तब से आज तक मैं नहीं भूला हूँ। क्योंकि अनिल कपूर को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक्टर अनिल कपूर, मनोरंजन करता, हीरो नहीं है, ही इज़ एक्टर। कोई भी जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला वर्कर है वो हीरो नहीं होता है। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अंदर से बहुत भरा हुआ हूँ इन लोगों से। हीरो कौन होता है, जो रियल लाइफ में किसी की जान बचा सकता हो, और वो हीरो है आप और हम, जो ये जानते हुए भी कि ये कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी है, कोई कोरोना वाले मरीज को छूना नहीं चाहता है, उन मरीजों को भी अगर हम देख रहे हैं तो असली हीरो हैं हम, ना कि वो नकली हीरो जो स्टंटमैन से स्टंट कराते हैं, जो दूसरे लोगों का किरदार निभा करके, वो भी एकदम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। अगर किसी ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है ना, और उस पर कोई फिल्म अगर बना रहा है, तो उस फिल्म में चढ़ने वाला आदमी हीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑक्सीजन भी लेके जा रहा है, वो दवाइयाँ लेके जा रहा है, उसकी पूरी टीम जा रही है, वो वहाँ भी एसी में रह रहा है, उसको सब सुविधा मिल रही है। ही इज़ नॉट ए हीरो। अगर कोई बॉक्सर, अगर कोई खिलाड़ी ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, तो उसने जो स्ट्रगल किया है दैट इज़ रियल स्ट्रगल। जो हीरोइन प्रियंका चोपड़ा जिसकी फिल्म बनाती है, या आमिर खान जो फिल्म बनाता है ना, वो एकदम कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं होती हैं उनकी सुख सुविधाओं की। वो गरीबी की सिर्फ एक्टिंग करते हैं, उन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं है ज़िंदगी में। गरीबी को दिखा कर के पैसे कमाने वालों से मुझे सख्त चिढ़ है। दिखाते हैं गरीबी और पैसा वो कमाते हैं, और वो जो रियल में जिनके ऊपर वो फिल्म बना रहे हैं ना, उनको कोई नहीं जानता है। ये बेचारी जो फोगाट सिस्टर्स हैं, जो बबीता फोगाट जिनके ऊपर दंगल बनी है, इन्होंने नाम तो बहुत पहले ही कर लिया था ना, हिंदुस्तान का नाम तो रोशन कर दिया था, लेकिन इनको पहचान कब मिली, तब जब इन पर फिल्म बनी। मैरी कॉम ने नाम तो पहले ही रोशन कर दिया था, लेकिन पहचान कब मिली इनको, जब इन पर फिल्म बनी। तो हमें जो हमारा जो कल्चर डेवलप किया गया है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें सोसाइटी में बहुत गलत ट्रेंड बना दिया गया, क्योंकि हीरोइन ने फिल्म बना दी, हीरो ने फिल्म बना दी, अब वो चीज़ पॉपुलर हो गई, अब उसकी रेस्पेक्ट हो गई, क्योंकि हम हीरो को या एंटरटेन करने वाले को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा देखते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है उसमें बहुत कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि इंडस्ट्री में कितना कचरा है, वो सब सामने आया लोगों की।
इसका एग्जाम्पल सिर्फ याद रख, अनिल कपूर कोई मेरा फेवरेट नहीं है, और मेरा फेवरेट था अक्षय कुमार, जिससे मुझे बहुत नफरत हो चुकी है अब, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सुशांत वाले मामले में या पूरे सब एक हो गए कि साहब रिया चक्रवर्ती को जेल में डाला है अगर, तो सब पर्दा डालो उस पर कि सब ये तो बदनाम कर रहे हैं, ये तो, क्योंकि इनकी रियलिटी सामने आ रही है। और यूट्यूब पर वीडियोस भरे मिल जाएंगे आपको जिसमें इनके बच्चे जो पार्टीज करते हैं उनमें ड्रिंक करके, और बहुत ही जो मतलब ये अगर मान लो एक आम आदमी शराब पीता है वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उससे कोई प्रभावित नहीं होता। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कोई जो गरीब और वैसा आदमी शराब पीता है ना, उसको देख करके तो अड़ोसी पड़ोसी ये सबक लेते होंगे कि यार ये बर्बाद हो गया है, पैसे है नहीं, गरीब है, फिर भी दारू पीता है। उसको देख के लोग ये कहते होंगे कि यार ज़िंदगी में कभी दारू मत पीना, नहीं तो इसके जैसी हालत हो जाएगी। लेकिन हीरो हीरोइन खुद या उनके बच्चे या उनके जो पार्टीज़ होती हैं, उनको देख करके यूथ जिनकी अभी मैच्योरिटी उतनी नहीं है जितनी मेरी और आपकी है, आप में से भी बहुत अभी बाल बढ़ा करके और बड़ा उनको लगता है कि साहब ठीक है ये एज है, ये इनका असर आता है, हार्मोनल इफेक्ट आते हैं, लेकिन इसके साथ में आपके अंदर एक मैच्योरिटी भी आनी चाहिए, समय के साथ आती है धीरे धीरे, कि साहब पैसा कमाना, कैरियर बनाना और ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, तब आपको धीरे धीरे समझ में आता है। तो मैं इस बार अलग बात करूँगा, लेकिन अब जैसे ही मुद्दा चढ़ा ना मेरी नींद भी उड़ गई, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते तो मुझे झपकी आ रही थी। झपकी का मतलब ऐसे आँखें ऐसे नहीं हो रही थी, लेकिन क्लाउडिंग हो रही थी कि यार ठीक है, अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया था कि यार इसको अपन वैक्सीन अगली क्लास में लेंगे, इसलिए इसको ख़त्म कर देते। लेकिन जैसी वो बात आई जो मेरे अंदर आग की तरफ धधक रही थी, तो मैं अवेक हो गया। एम्फी का मतलब दो तरफा है, दोनों तरफ जा सकता है। झकास, जो भालू है ना, बॉलीवुड का भालू अनिल कपूर, वो झकास ऐसे बोलता है। तो झकास डिजीज़ है वो। क्रूजी के नाम से कैसे याद है? क्योंकि उसने एक फिल्म बनाई थी जो रिसेंटली बनाई है, मेरे को तो बहुत पहले से याद है कि क्रूज़ पर जाता है। क्रूज़ मतलब जो पानी के जहाज होते हैं ना, क्रूज़ पर जाते हैं। तो अभी उसने ये रणवीर सिंह और इन्होंने 3-4 जनों, मैंने फिल्म नहीं देखी है लेकिन मुझे उसका नाम पता है कि वो क्रूज़ पर जाते हैं, उसकी स्टोरी भी मैंने सुनी है इधर उधर से, मैंने नहीं देखी फिल्म। तो वो क्रूज़ पे जाते हैं और झकास बोलता है। तो झकास डिजीज़ जो है ना, भालू अनिल कपूर झकास बोलता है और वो क्रूज़ पर जाता है। पैसे वाला है तो क्रूज़ पर। पैसे वाला होना बुरा नहीं है, या ऐसा नहीं कि मुझे पैसे वालों से नफरत या चिढ़ है, लेकिन आप बनते तो ऐसे हो कि साहब आपके जैसा कोई नहीं है और आपकी असलियत कुछ और निकलती है, तब आपको फिर गुस्सा आता है। मुझे तो आता है, आपका मुझे पता नहीं। तो झकास, वो भालू झकास बोलता है, झकास ऐसे करके। और ट्रिपेनोसोमा क्रूजी उसका होता है। शिस्टोसोमिया सिस करने वाला है, शिस्टोसोमा जैपोनिकम है ना, जापान में ज़्यादा होता है, तो जैपोनिकम उसी की वजह से। जैसे इंडिया में कोई होता है तो इंडिका नाम रख देते हैं उसका, है ना, फलाना इंडिका, ठीक है। तो एम्फीजीनोसिस का मतलब दोनों तरफ जा सकते हैं, मैन टू एनिमल, एनिमल टू मैन। अब ये दो डेफिनेशन में आप जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे अगर आप इन दोनों को याद करने की कोशिश करोगे। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है, इन दोनों में से एक को ही याद रखो। अगर दूसरे पर सवाल पूछे तो दूसरे को नहीं, पहले वाले को याद करो कि उसका तो मुझे पता है और ये उसका अपोजिट होता है, इतना मुझे पता है। ये फंडा मैं कम से कम नहीं तो 50 बार बताऊंगा आपको, जो आपकी मदद करेगा याद रखने में, आपको गलती करने से बचाएगा। एक को याद रखने से आपको 4 चीज़ें याद हो जाएंगी, इसका उल्टा ये था और इसका उल्टा ये था और वो उसका उल्टा था, तो ये चारों याद हो जाएंगे। आप चारों को याद करोगे तो कोई याद नहीं रहने वाला। आप इन दोनों को याद करने की कोशिश करोगे, मैं कर चुका हूँ बहुत सालों पहले, तो मेरे एक्सपीरियंस से आपको बेनिफिट लेना चाहिए। यही स्मार्टनेस है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें। तो मेरे कहने पर आप मान जाओ कि एक को ही याद रखना है, एक की डेफिनेशन याद रखनी है, दूसरे की डेफिनेशन उसके अपोजिट है, आंसर कर देना आप, ठीक है। तो एक जो मेरी तरफ से याद करने के लिए मैं बताऊंगा वो है एंथ्रोपोजूनोसिस। देखो, एंथ्रोपोजूनोसिस, एंथ्रो का मीनिंग मैंने बता दिया था ह्यूमन, और जू का मैंने बता दिया था एनिमल्स। तो एंथ्रो मतलब एनिमल्स और पो का मतलब हिंदी वाला को। सर ये क्या हुआ? ये ट्रिक है,
आपको मैं जैसे कहूँगा वैसे करना पड़ेगा, अगर मेरे वाले तरीके से याद रखना चाहते हो। आपको पहले से याद है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपको कुछ ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बनाई थी, क्योंकि मैं 2-3 महीने बाद में भूल जाता था और फिर से कन्फ्यूजन हो जाता था कि जू एंथ्रो में ये था या एंथ्रो जू में ये था। तो पहली जो डेफिनेशन है एंथ्रोपोजूनोसिस, तो उसको पढ़ा करो मन में एंथ्रो को। एंथ्रो का मतलब ह्यूमंस को, ह्यूमंस को, इसका मतलब डिजीज की डायरेक्शन क्या हो गई, एनिमल से ह्यूमंस को, बिकॉज एंथ्रोपो, ह्यूमंस को, ह्यूमंस को का मतलब एनिमल से ह्यूमंस को, तो टू ह्यूमंस, को हिंदी में को बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोले, मेरे को, टू यू, मुझको, टू मी, टू यू, आपको, समझ गए। तो को, एंथ्रो को मतलब एनिमल्स को नहीं बल्कि ह्यूमंस को, एंथ्रो का मतलब ह्यूमंस, एंथ्रोपो, ह्यूमंस को। तो ह्यूमंस को अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो किससे हो रहा है, जू यानी कि एनिमल से। तो डायरेक्शन क्या होगी, एनिमल से ह्यूमन को, ये किस में आ रही है, एंथ्रोपो। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो पो को, इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। सर आपके कहने से हमें याद रह जाएगी, देख लेना अगर इस पर सवाल आ गया तो ये आवाज़ गूंजेगी कि अरे यार ये तो वो जूनोसिस एंथ्रोपो, एंथ्रोपो ह्यूमंस को, यानी कि एनिमल से ह्यूमंस को, यानी कि फ्रॉम एनिमल्स टू मैन। बस इतनी सी तो कहानी है इसमें। ये वाली बात अगर आपको याद रह गई तो फिर बस कुछ करना है। लेकिन अगर आपने दोनों को याद रखने की कोशिश की तो मारे जाओगे। नहीं सर, हम तो जब तक हम खुद गोली नहीं खा लेंगे ना तब तक हम मानेंगे नहीं कि सब गोली लगने पर दर्द भी होता है। तो करके देख लो। लेकिन समझदारी क्या है, एक को याद रखना है। अगर डेफिनेशन पूछी जाती है कि मैन टू एनिमल, मैन टू एनिमल, तो किसकी बात हो रही, मैन टू एनिमल मतलब मैन से एनिमल को, एनिमल को, ना कि एंथ्रोपो, ना कि मैन को। तो एनिमल को अगर डिजीज हो रही है तो वो एंथ्रोपोजूनोसिस नहीं होगी, उसके अपोजिट जो होगी वो होती है जू एंथ्रोपोनोसिस, जू एंथ्रोपोनोसिस, जू एंथ्रोपोनोसिस। ये किसी गाने जैसा लग रहा है, ऊ ला 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 ऐसे करके, जू एंथ्रोपोनोसिस। जू एंथ्रोपोनोसिस का मतलब कि एनिमल को, किससे, मैन से। एक तरीका इसका और भी है, जो बच्चे अगर आप ऐसे कुछ याद रखना चाहें कि जो पहले आ रहा है उसको, जैसे एंथ्रो पहले आ रहा है तो एंथ्रो को, अगर जू पहले आ रहा है तो एनिमल्स को, है ना। या तो ऐसे याद रख लो, नहीं तो एंथ्रोपो मतलब एनिमल्स नहीं बल्कि ह्यूमंस को। तो एंथ्रोपो का मतलब ह्यूमंस को, ह्यूमंस को किससे, एनिमल से, यानी कि फ्रॉम एनिमल टू मैन। तो ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी डेफिनेशन पर अलग अलग क्वेश्चन आए हैं, इनके एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं। तो एंथ्रोपो मतलब एनिमल्स को नहीं बल्कि मैंस को, ह्यूमंस को जो बीमारी होती है एनिमल्स से, वो कौन कौन सी हैं, रेबीज कुत्ते के काटने से होती है, प्लेग चूहों पर जो रेड फ्ली होते हैं उनकी वजह से होती है, एंथ्रेक्स चौपाहे जो होते हैं ना, जो कैटल्स मवेशियों से होती है, हाइड्रेटेड डिजीज़ अगेन कुत्ते से होती है, जैसे रेबीज कुत्ते के काटने से होती है, हाइड्रेटेड डिजीज़ कुत्ते से होती है, ट्राइकिनोसिस भी एनिमल से, मैन को, एंथ्रोपो। जू एंथ्रोपोसिस का मतलब होता है कि मैन से एनिमल को, है ना, टू एनिमल, है ना। तो एग्जांपल है जो ह्यूमन टीबी है वो कैटल्स में भी देखी जाती है, तो आदमी से मवेशी को इन्फेक्शन जाता है, कैटल्स यानी मवेशी, है ना। तो वो एग्जांपल है जू एंथ्रोपोनोसिस, यानी कि जू पहले आ रहा है तो एनिमल्स को, अगर एंथ्रो पहले आ रहा है तो एंथ्रोपो यानी कि ह्यूमंस को, ठीक है। एम्फी का मतलब दोनों डायरेक्शन, झकास, मैं मिमिक्री में बहुत अच्छा नहीं हूँ लेकिन झकास ऐसे ही कुछ बोलता है वो अनिल कपूर, भालू। चलिए
अब डेफिनेशन और है, एक तो बड़ी मज़ेदार है। इंक्यूबेशन पीरियड आपको पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एंटर से इन्फेक्टिव एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटर होने से फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर होने के बीच का जो ड्यूरेशन है उसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं। तो टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, ठीक है, डिजीज़ का। मीडियन का मतलब होता है 50th यानी 50% वाला। जितने ड्यूरेशन में 50% केस होते हैं टोटल केसेस के, उसको हम मीन इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जनरेशन टाइम, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको ज़्यादातर बच्चे जानते नहीं हैं, जो जानते हैं वो गलत जानते हैं ना। तो जनरेशन टाइम क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन फॉर अ पर्सन फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ इन्फेक्शन टू डेवलप मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी। कीवर्ड मैंने आपको क्या बोला है कि कीवर्ड हमेशा याद रखा करो। तो मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इज कीवर्ड फॉर जनरेशन टाइम। देखो, अगर इंक्यूबेशन पीरियड के लिए कीवर्ड मैं आपको बोलूं, कौन सा एक कीवर्ड है जो आपको पकड़ के रखना है, तो वो है फर्स्ट साइन और सिम्टम ऑफ द डिजीज। किसके लिए? इंक्यूबेशन पीरियड के लिए। मीडियन के लिए 50% कीवर्ड है, मैंने गोले वही करे हैं। जनरेशन टाइम के लिए है मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी कीवर्ड, यानी कि रिसिप्ट ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के पहुंचने से, इन्वेजन से लेकर के मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी डेवलप होने का जो इंटरवल है वो जनरेशन टाइम होता है। हालांकि इट रफली इक्वल्स टू इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज, बट इट इज नॉट इक्वल टू इंक्यूबेशन पीरियड। ये बिल्कुल गलत बात होगी कि इंक्यूबेशन पीरियड ही जनरेशन टाइम होता है, ये बात बच्चों गलत है। लेकिन क्या ये रफली इंक्यूबेशन पीरियड के इक्वल होता है? ये बात पूरी तरह से सही है। देखो, शब्दों का ही फर्क है बस। ऑलवेज, एक्सेप्ट, मस्ट बी, समटाइम्स, प्रोबेबली, इन सब शब्दों के मीनिंग बदलते ही आंसर बदल जाता है। तो आपको एक एक शब्द पर ध्यान देना होता है। ऑलवेज आ रहा है, एक्सेप्ट आ रहा है, तो देखना पड़ेगा कि ऑलवेज सही करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड इज नॉट इक्वल टू जनरेशन टाइम, लेकिन रफली जनरेशन टाइम है वो इंक्यूबेशन पीरियड का आइडिया दे देता है, तो हाँ दे देता है, ठीक है। जो हाई जनरेशन टाइम वाले बैक्टीरिया है ना, वो टीबी और लेप्रोसी वाले होते हैं, उनका जनरेशन टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी है वो कीवर्ड है, याद रखना जनरेशन टाइम के लिए। लेटेंट पीरियड, लेटेंट का मतलब होता है बच्चों छुपा हुआ। लेटेंट मतलब हिडन या लेटेंसी, है ना, कि वो जो इंटरवल आ जाता है लेटेंसी है, या लेटेंट मतलब छुपा हुआ। तो लेटेंट पीरियड क्या होता है? इट इज़ द पीरियड फ्रॉम डिजीज इनिशिएशन, डिजीज़ की शुरुआत से डिजीज़ के डिटेक्शन तक, डायग्नोसिस तक का जो बीच का पीरियड है वो क्या है? लेटेंट पीरियड है। लेटेंट पीरियड लगभग इंक्यूबेशन पीरियड की तरह होता है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सो इट इज़ यूज्ड इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एज इक्विवेलेंट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि नॉन इन्फेक्शियस का मतलब डायबिटीज़ है। नॉन इन्फेक्शियस में आप ब्लड प्रेशर ले लो, हाइपरटेंशन ले लो। तो अगर मान लो कि एक्सरसाइज नहीं करने से, या चिकना खाने से, ऑयली फूड खाने से, या स्मोकिंग करने से, मान लो लंग कैंसर है, या स्मोकिंग करने से अस्थमा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आज किसी ने बीड़ी पी ली गलती से या सिगरेट पी ली तो कल से अस्थमा हो जाएगा, या कोई 2 दिन 4 दिन एक्सरसाइज करने नहीं गया तो उसकी कोरोनरीज खराब हो जाएंगी, या किसी ने एक दिन सवामणी में जाकर के ज़्यादा घी खा लिया तो अगले दिन ही उसको कोरोनरी आर्टरी, ऐसा तो नहीं होता। इसमें हमेशा एक लंबा टाइम लगता है। तो जो रिस्क फैक्टर हुआ है या डिजीज़ का शुरुआत जो हुई है उससे लेकर के और उसका जो डिटेक्शन का जो ड्यूरेशन है उसको हम लेटेंट पीरियड कहते हैं कि हाँ साहब हाइपरटेंशन होने वाला था, होने लगा था, लेकिन अब जा कर के वो बीपी इतना बढ़ गया है कि साहब अब तो उसको सिम्टम्स आने लग गए हैं और डायग्नोसिस बन चुका है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम इंक्यूबेशन पीरियड नहीं बता सकते। हाइपरटेंशन का इंक्यूबेशन पीरियड बताओ, कैसे बताओगे? सर हाइपरटेंशन का कई बच्चे दिमाग लगा लेंगे, ऑफलाइन में इसलिए मज़ा आता है। अगर मैं ये पूछ लूँ, कम बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। नॉन इन्फेक्शियस में कोई इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता, तो उसमें हम लेटेंट पीरियड का डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं। जनरेशन टाइम के लिए याद रखना मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, इंक्यूबेशन पीरियड के लिए याद रखना
फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर जब होता है। ये लो जी अपन ने कर दिया। लास्ट सीरियल इंटरवल जो है, सीरियल का मतलब प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस के बीच में जो टाइम रहेगा, तो इट इज़ द गैप इन ऑनसेट बिटवीन प्राइमरी केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट केस इन द कम्युनिटी जो होता है वो प्राइमरी केस होता है, इस पर सवाल पूछा जा चुका है। और फर्स्ट केस जो फिजिशियन के कांटेक्ट में आता है बच्चों, उसको हम इंडेक्स केस बोलते हैं। ये सवाल भी पूछा जाता है। डेफिनेशन दे करके कि साहब फर्स्ट केस जो कि फिजिशियन के या क्लिनिशियन के या एपिडेमियोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में आ रहा है, वो केस क्या होता है? प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, इंडेक्स केस, रेजिस्टेंट केस। तो आंसर जाएगा इंडेक्स केस। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन फिक्स है। प्राइमरी केस का मतलब जो कम्युनिटी में पहला मरीज होगा वो प्राइमरी केस होगा, और बाकी सेकेंडरी केस जो प्राइमरी के बाद वाले जितने आएंगे वो सेकेंडरी केस। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में सेकेंडरी केस जो है इन्फेक्शन फ्रॉम प्राइमरी केस से जो सेकेंडरी इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। बाई कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन सीरीज ऑफ सेकेंडरी केसेस विद सीरियल इंटरवल, अपन डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड का गैस कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन हाँ, सीरियल इंटरवल होता क्या ये पता होना चाहिए, प्राइमरी केस पता होना चाहिए। इंडेक्स केस पर कई बार सवाल पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए एक लाइन का सवाल है, एक ही लाइन का आंसर है। अगर मालूम है तो कर दोगे, नहीं है तो फिर इधर उधर ताकते रहोगे या फिर बजरंग बली का नाम लोगे। यार ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इंडेक्स केस तो मैंने पढ़ा भी था, प्राइमरी केस भी पढ़ा था, याद नहीं आ रहा इंडेक्स में क्या बताया था यार, पर ये क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इजी सवाल कैसे छोड़ सकता हूँ, और कुछ ना कुछ आप कर दोगे। तो इससे बचने के लिए याद रख लो कि जो कम्युनिटी में सबसे पहले देखो इसकी भी ट्रिक है, बहुत आसान। आप थोड़ा एनालिसिस करना शुरू कर दो। प्राइमरी केस का मतलब जो सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले तो कम्युनिटी में ही आएगा, उसके बाद वो हॉस्पिटल या फिजिशियन के पास पहुंचेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि साहब किसी फिजिशियन से मिलने गया था और वहीं पता चल गया कि डायग्नोसिस बन गया तो कम्युनिटी में बाद में पहुंचा, ऐसा थोड़ी होता। पहले कम्युनिटी के उसमें आता है कि साहब इसको ये साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, तभी वो बंदा फिजिशियन के पास जाता है। तो प्राइमरी का मतलब जो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले कहाँ आएगा? कम्युनिटी के अंदर। फिर वो कहाँ जाएगा? फिजिशियन के पास में। तो जब फिजिशियन उसको पहली बार डायग्नोस करेगा, या फिजिशियन का पहला जो केस होगा, या पहला केस जो फिजिशियन तक पहुंचेगा किसी भी डिजीज में, उसको कहेंगे इंडेक्स केस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, भूल जो नहीं, याद रख जो, ठीक है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी आज के जो आनंद है उसकी आखिरी डेफिनेशन है। आज का आनंद सिर्फ खेलने में या घूमने में आनंद थोड़ी आता, पढ़ने में भी आनंद आ सकता है, पढ़ाने में भी आ सकता है। सोचो कम्युनिटी जैसी रिलेटिवली थोड़ी सी बोरिंग सब्जेक्ट मैं मानता हूँ, क्योंकि समझाने का बहुत ज़्यादा नहीं है, ट्रिक है। आप एक आइडिया दे सकते हो कि आप ऐसे याद रख लो, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें याद रखने वाली हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली नहीं है। तो लेकिन वो एक उसने ऐसा जगाया कि तब से मज़ा आ रहा है, जब से बॉलीवुड को गालियाँ दी है ना, आपके सामने भड़ास निकाली है, बड़ा अच्छा लग रहा है, हल्का फील हो रहा है थोड़ा सा। तो यू आर द हीरो, ये बात भूलना मत। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज द टाइम ड्यूरिंग विच an infectious agent may be transferred directly or indirectly from infected person to another person। मतलब जितने टाइम के लिए एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे को इन्फेक्शन देने की काबिलियत या कैपेबिलिटी रखता है, उस ड्यूरेशन को पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बोलते हैं। ये इंक्यूबेशन पीरियड के सिमिलर नहीं होता है। इंक्यूबेशन पीरियड बिल्कुल अलग हो गया, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बिल्कुल अलग हो गया। जनरेशन टाइम भी इवन अलग होता है, लेकिन जनरेशन टाइम रफली इंक्यूबेशन पीरियड के बराबर होता है, लेकिन पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। देखो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब तो एक किसी के अंदर बैक्टीरिया गया और उसके अंदर सिम्टम कितने दिनों बाद आए, वो इंक्यूबेशन। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी का मतलब किसी को इन्फेक्शन हुआ या डिजीज डायग्नोस हुई, वो कितने समय के लिए दूसरों को इन्फेक्शन देने की कैपेसिटी रखेगा, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। अगर टीबी का मरीज है, डायग्नोसिस हो गया, तुरंत ट्रीटमेंट चालू कर दो, नहीं तो वो क्या है, दूसरों को डिजीज़ फैलाएगा। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उसमें पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट ऐसी डिजीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस ग्राफ को बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कितना ही दिमाग लगाओगे आप ना तो कुछ समझ पाओगे और ना उससे आपका
सवाल आ पाएगा, है ना। इसको छोड़ दो, मेन वीडियो इतना डिटेल में आपसे पूछेंगे नहीं, इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए जी, बहुत कुछ डिस्कशन हो गया है। अब अपन फाइनली उस लेवल पर आ गए हैं जहाँ हम बात कर रहे थे कि अब अपन बात करेंगे वैक्सीनेशन की, इम्यूनिटी की, जो मैं बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि मेरा मन था अंदर से कि मैं आपको वैक्सीनेशन पढ़ा दूं, क्योंकि वैक्सीनेशन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, आपको शेड्यूल याद भी है, तब भी कई सारी चीज़ें हैं और कई समझने लायक चीज़ें हैं जिनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में अपन वैक्सीनेशन को भी बहुत तबीयत से निपटा देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बड़ा मज़ा आया आपको पढ़ाने में।